दोस्तों, कभी भारतीय 34 करोड़ थे, आज 140 करोड़ हो गए। कभी 90 रुपए में 10 ग्राम सोना खरीद लिया करते थे, आज इतने में नकली गहने भी नहीं मिलेंगे। कभी 27 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल भरवा लिया करते थे, लेकिन आज 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि हम कितना बदल गए हैं। ये बदलाव 1947 से 2024 तक आया है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही बड़े बदलावों के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करें। नंबर 10, रेलवे एंड रोड्स। दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को हमारे देश में पहली ट्रेन चली थी, जिसने मुंबई से थाने के बीच 33.6 किलोमीटर का सफर तय किया था। उसके बाद रेलवे की पटरियां बिछती गई और रेलवे लोगों की लाइफलाइन बन गई। रेलवे को लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज भी करोड़ों यात्री रोज अपनी मंजिल तक इसी से पहुंचते हैं। 1950 में ट्रेन से साल भर में 128 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 350 करोड़ से ज्यादा हो गई है। बात अगर रेलवे की कमाई की करें तो 1950 में रेलवे को यात्रियों से 98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था, जो 2021-22 में 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। हालांकि 2019-20 में रेवेन्यू 50,000 करोड़ से ज्यादा था। इतना ही नहीं, 1951 में रेलवे हर 1 किलोमीटर पर 1.5 पैसा किराया वसूलती थी, लेकिन अब हर किलोमीटर पर 66 पैसे से ज्यादा किराया लगता है। बात करें रोड्स की तो 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई लगभग 21,378 किलोमीटर थी, जो अब 1.4 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 62 लाख किलोमीटर है। यात्री यातायात का लगभग 87% और माल यातायात का 60% योगदान रोड ट्रांसपोर्ट से होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क नेटवर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लगभग 40% सड़क यातायात कैरी करता है। नंबर 9, पॉपुलेशन। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी लगभग 36 करोड़ थी। भारत के पास डाइवर्स कल्चर साझा करने वाले 1 अरब से अधिक लोगों द्वारा रिजर्व एक समृद्ध विरासत है। उम्मीद है कि भारत 2024 में जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो भारत की जनसंख्या पूरी 21वीं सदी में टॉप पर रहेगी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने 4 गुना वृद्धि का एक्सपीरियंस किया, जो आज 1.34 बिलियन तक पहुंच गया। भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष 15 मिलियन की दर से बढ़ रही है और यह दुनिया में सबसे अधिक वृद्धि दर है। जहां चीन की जनसंख्या 1.4 अरब से ज्यादा है, इसके बाद नाइजीरिया और अमेरिका का स्थान है। भारत की वर्तमान फर्टिलिटी रेट प्रति महिला 2.3 जन्म है और पिछले 2 दशकों से स्थिर बनी हुई है। इस दर से 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.8 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है। किसी और चीज में भारत आगे निकले या ना निकले, लेकिन किसी भी स्थिति में भारत को दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 8, रिलीजन्स। भारत के 6 सबसे बड़े धार्मिक समूह विभाजन के बाद से रिलेटिवली स्टेबल बने हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो मुसलमानों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी और हिंदुओं की हिस्सेदारी में गिरावट में हुआ है। 1951 और 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 4.4 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़कर 14.2% हो गई, जबकि हिंदू 4.3 पॉइंट्स घटकर 79.8% हो गए हैं। 1951 के बाद से प्रत्येक जनगणना में ईसाई भारत की आबादी का 2 से 3% के बीच रहे हैं। हालांकि ऐसी चिंताएं हैं कि ईसाइयों की गिनती कम हो सकती है, लेकिन इस तरह की कम गिनती की सीमा निर्धारित करना मुश्किल है। 3% भारतीय जो हिंदू धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म के अलावा अन्य धर्मों को मानते हैं, आजादी के बाद के दशकों में लाखों करोड़ों लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने लगे हैं। सिख भारत का चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। 1951 में 7 मिलियन यानी 70 लाख फॉलोअर से बढ़कर 2011 में लगभग 21 मिलियन यानी कि 2.1 करोड़ हो गए, जबकि यह हिस्सा भारत की आबादी का 2% से कम है। बौद्ध और जैन एक समान पैटर्न दिखाते हैं। पिछले कुछ दशकों में उनकी संख्या दोगुनी या तिगुनी हो गई है, जबकि उनकी हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है। दोनों ही भारत की जनसंख्या में 1% से कम की हिस्सेदारी रखते हैं। नंबर 7, इंटरनेट 2G 3G। आजादी के बाद से भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक लंबा सफर तय किया है। शुरुआती वर्षों में आईटी मुख्य रूप से गवर्नमेंट यूज और शिक्षा पर केंद्रित था। हालांकि 1980 और 1990 के दशक में आईटी बुनियादी ढांचे पर सरकार के फोकस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उदय के कारण आईटी क्षेत्र तेजी से बढ़ने लगा। आज भारत दुनिया के लीडिंग आईटी डेस्टिनेशंस में से एक है। भारतीय आईटी क्षेत्र लगभग $200 अरब यानी कि 16 लाख करोड़ से अधिक का है और 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। दोस्तों, आईटी का भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।
इसने नौकरियां पैदा की हैं, निर्यात को बढ़ावा दिया है और लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। आईटी ने भारत को दुनिया से और अधिक जोड़ा है और इसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में भी मदद की है। नंबर 6, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। दोस्तों, कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आजादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। आजादी के समय देश में केवल 30 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 700 से ज्यादा है। इतना ही नहीं, आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी संख्या 41,000 से ज्यादा हो गई है। डॉक्टरों की संख्या भी 13 लाख को पार कर चुकी है। नंबर 5, पॉवर्टी। दोस्तों, अनुमान के मुताबिक आजादी के वक्त देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80% था। हमारे देश में 1956 के बाद से पॉवर्टी नंबर्स का हिसाब किताब रखा जाने लगा। BS मिन्हास कमीशन ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें अनुमान लगाया था कि 1956-57 में देश के 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के सबसे ताजा आंकड़े 2011 के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक देश की 27 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी उस समय तक देश की 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि गरीब कौन होगा? इसकी डेफिनेशन भी सरकार ने तय कर रखी है। इसके मुताबिक अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपए से ज्यादा कमा रहा है और गांव में रहने वाले व्यक्ति की हर महीने की कमाई 816 रुपए से ज्यादा है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। नंबर 4, चिल्ड्रन इन अ फैमिली। दोस्तों, हाल के दशकों में भारत की फर्टिलिटी रेट में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। आज एवरेज भारतीय महिला के अपने जीवन काल में 2 बच्चे पैदा करने की उम्मीद है। फर्टिलिटी रेट 1.6, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई इकोनॉमिकली एडवांस देशों की दर से अधिक है, लेकिन 1992 में 3.4 और 1995 में 5.9 की तुलना में बहुत कम है। देश के प्रत्येक धार्मिक समूह की फर्टिलिटी में गिरावट देखी गई है, जिसमें मल्टीट्यूडिनस हिंदू आबादी और मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन माइनॉरिटी समूह शामिल है। जैसे भारतीय मुसलमानों में कुल फर्टिलिटी रेट में ड्रामेटिकली गिरावट आई है, जो 1992 में प्रति महिला 4.4 बच्चों से बढ़कर 2015 में 2.6 बच्चे हो गई है। ये सबसे हालिया वर्ष है जिसके लिए भारत के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से धार्मिक डेटा में उपलब्ध है। नंबर 3, करेंसी। दोस्तों, अमेरिका कई दशकों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है। यही कारण है कि अमेरिका की करेंसी डॉलर की भी पूरी दुनिया में दादागिरी चलती है। हालांकि हमेशा ऐसी स्थिति नहीं थी। एक समय था जब अपना रुपया भी डॉलर को टक्कर देता था, लेकिन बाद में स्थितियां बदलती चली गई और आज के समय में भारतीय रुपया वैल्यू के लिहाज से डॉलर के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। आखिर क्यों आजादी के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया इस कदर कमजोर होता गया? गौर से देखें तो इसके लिए 5 प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। सबसे पहले, डेसिमलाइजेशन ने रुपयों की वैल्यू गिराई। ये काम हुआ 1957 में, जब 1 रुपए को 100 पैसों में बांटा गया। इसके बाद 1966 के आर्थिक संकट ने एक झटके में रुपए की वैल्यू 57% गिरा दी। 1991 के आर्थिक संकट ने अगला बड़ा योगदान दिया और इसके चलते रुपए की वैल्यू बहुत कम हो गई। 1991 के आर्थिक संकट और लिबरलाइजेशन के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया 35 से नीचे चला गया। फिर साल 2013 में रुपए की वैल्यू में बड़ी गिरावट हुई। उस समय कई उभरती मुद्राएं डीवैल्यूएशन का शिकार हुई। अंत में 2016 की नोटबंदी ने भी रुपए की वैल्यू गिराने में योगदान दिया। नंबर 2, मिलिट्री। 26 जनवरी 1950 को देश में रिपब्लिक की घोषणा से 2 साल 4 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ही हमें आजादी मिली थी। आजादी ने हमें बंटवारे का जख्म दिया और भारत के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से पाकिस्तान बना। नवजात पाकिस्तान ने ठीक से पैर जमाना भी नहीं सीखा था, लेकिन कश्मीर पर हमला कर दिया। ये अलग बात है कि उसने हमले की बात कभी मानी नहीं और आज भी यही कहता है कि हमलावर ट्राइबल थे, पाकिस्तानी सेना के जवान नहीं। खैर, भारतीय सेना ने उन हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया जानती है कि परिणाम क्या हुआ। भारतीय मिलिट्री की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हमारे पास ना तो कोई खास हथियार हुआ करते थे और ना ही इतनी अच्छी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बस होती थी, तो एक बंदूक जिसकी आंखें की तरफ चाकू लगा होता था और मिलिट्री की ऐसी सर्विस जिससे पहुंचने में ही 1 से 2 दिन का समय लगता था। लेकिन देश की तरक्की के साथ साथ ही मिलिट्री ने भी खूब तरक्की की है। आज हमारे देश के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं, जैसे कि AK-203। AK सीरीज में AK-47 सबसे बुनियादी मॉडल है और AK-203 सबसे जटिल और नवीनतम हथियार मॉडल है जो भारतीय सेना के पास है। पिस्टल ऑटो 9mm1A लोकप्रिय बंदूक है जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना में जमकर किया जाता है। उत्तर पूर्व में महत्वपूर्ण अभियानों से लेकर जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ों तक ये हथियार अधिकारियों के लिए बेहद अहम है।
भारतीय सेना में और भी बहुत सारे हथियार शामिल हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, जीडीपी। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है इसको जानने का पैमाना है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा थी, लेकिन जब वो छोड़कर गए तो हिस्सेदारी घटकर 3% पर आ गई। आजादी के बाद से अब तक हमारी जीडीपी 50 गुना से ज्यादा बढ़ी है। 1950 से 51 में हमारी जीडीपी 4.96 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2022-23 में 157 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण यह था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना भारतीय घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन जब हम आजाद हुए थे तब 10 ग्राम सोने की कीमत 90 रुपए भी नहीं थी। यानी अगर आज के हिसाब से तुलना करें तो आजादी के वक्त हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।